हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और कैसे हैं? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अब तक का स्वतंत्रता से पूर्व का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम। अब तक हमने अ, भारत सरकार अधिनियम 1919 तक पढ़ा, लेकिन अब जो आज हम जिस अधिनियम की बात करेंगे वो एक तरह से परतंत्र भारत में मील का पत्थर साबित हुआ। मीन्स ये कि उस अधिनियम के अंतर्गत ही हमारे देश की संपूर्ण शासकीय और प्रशासनिक व्यवस्था को अंजाम दिया गया। इस अधिनियम की हम आगे बात करें तो ये जो अधिनियम था, ये एक ऐसा अधिनियम था जिसमें भारत की संपूर्ण शासकीय प्रशासकीय व्यवस्था को एक सही रूप से, एक सही तरीके से आगे बढ़ाया गया। पहले तक जो व्यवस्था थी वो एकात्मक व्यवस्था थी, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघात्मक व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, उस संविधान के अधिकतर के जो आर्टिकल्स हैं, नीति नियम हैं, वो इस अधिनियम से लिए गए हैं और उन्हें मॉडिफाई किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं आज के भारतीय शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935। अब ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है, जो क्या है, कहां से इसकी प्रोसेस हुई, इसकी प्रोसेस होने में कितना समय लगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड देख लें। भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935। मैंने पहले ही आपको ये बता दिया है कि जो ये अधिनियम है ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम बना। इसको बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण रहा वो रहा अब तक के जितने अधिनियम बने, और उनमें से जो सबसे प्रमुख था वो था भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम में जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए या उनमें बदलाव करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। अब इस अधिनियम की रूपरेखा कब तैयार की गई, इसकी जो पृष्ठभूमि है या कहें कि इसका जो पीछे वाला इतिहास है वो क्या रहा, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1933 में, हम बात कर रहे हैं कि इसकी 1935 अधिनियम की, 1935 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया गया। क्या जारी किया गया? श्वेत पत्र जारी किया गया। मित्रों, तो ये श्वेत पत्र है वो एक आधिकारिक पत्र होता है। क्या होता है? एक आधिकारिक पत्र होता है। आधिकारिक पत्र होता है। यह आधिकारिक पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किसी भी सरकार के द्वारा जारी किया जा सकता है जो केंद्रीय स्तर पर काम करती है। राज्य स्तर पर काम करने वाली सरकारों के द्वारा भी जारी किया जा सकता है, लेकिन हम यहां इसको ब्रिटिश सरकार के को लेकर पढ़ेंगे। तो किसी विशेष प्रक्रिया को पूरा करने के लिए या जो पहले वाली प्रक्रिया है या जो नीति नियम बने हुए हैं उनमें बदलाव लाने के लिए जो सरकार के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है, एक लेटर जारी किया जाता है, उसको ही क्या नाम दिया गया है? श्वेत पत्र नाम दिया गया है। यह आधिकारिक पत्र होता है और अधिकारों से परिपूर्ण होता है। इस श्वेत पत्र में जो चीजें शामिल की गई, उन सभी चीजों को किस में शामिल कर दिया गया? 1935 भारत सरकार अधिनियम में। भारत सरकार अधिनियम।
कितना समय लग गया भाई? 2 साल का समय लग गया। कितना समय लग गया? लगभग 2 साल का समय लग गया। 1935 में श्वेत पत्र जारी किया गया और 1933 में श्वेत पत्र जारी किया गया और फिर 1935 में यह अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद से, राइट डाउन करते रहे आप चाहे तो, ब्रिटिश संसद से 2 अगस्त 1935 को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। 1935 को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। इसके आगे हम चले तो ये एकमात्र ऐसा अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम संघात्मक शासन की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? भारत में सर्वप्रथम, क्योंकि हम यहां भारत की बात कर रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई भाई? संघात्मक शासन व्यवस्था। किसकी स्थापना हुई? संघात्मक शासन व्यवस्था की। किस अधिनियम के अंतर्गत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? आ ही गया होगा, और नहीं आया तो आना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, आगे चलें। ये जो अधिनियम है अब तक का, जो इससे पहले अधिनियम बन चुके थे, उनका सबसे लंबा अधिनियम बना, सबसे जटिल बना, सबसे जटिल बना, इस अधिनियम की बात करें तो इसमें जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेदों की बात कर लें तो बेटा जी 321 अनुच्छेद इसमें लिखे गए। 321 अनुच्छेद इसमें बनाए गए। अनुसूचियां थी वो कितनी बनी? 10 बनी। धाराएं जो थी वो कितनी बनी? 45 बनी। और परिशिष्ट है वो कितने बने? 15। परिशिष्ट कितने बने? 15 बन गए। तो हो गया सबसे लंबा और सबसे बड़ा अधिनियम, सबसे जटिल भी। अनुच्छेद 321 इसमें शामिल किए गए, अनुसूचियां 10 शामिल की गई, धारा 45 थी और परिशिष्ट कितनी थी? 15। हमारे वर्तमान भारतीय संविधान, वर्तमान की हम बात नहीं करेंगे, जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950, ठीक है, यहां तक की बात करेंगे। उसके बाद में काफी चेंजेस हुए। तो इस संविधान का अब तक जो ये संविधान था उसका लगभग 2/3 भाग, लगभग 2/3 भाग इसी अधिनियम पर आधारित था। अब हम इसे ऐसे नहीं कह सकते कि नकल की हुई थी, हम इसे ऐसे नहीं कह सकते कि हूबहू इसको उतारा गया था या फिर इसकी नकल करके इसको लिखा गया, नहीं। ये उस समय की परिस्थितियां थी, लेकिन हमारे जो संविधान था उसमें इसको शामिल तो किया गया, इसको शामिल तो किया गया, लेकिन उस समय की स्थितियों परिस्थितियों के साथ साथ जो वर्तमान में जो कंडीशंस है
उनको ध्यान में रखकर भी इस संविधान को लिखा गया था, हमारे भारतीय संविधान को। तो इसमें काफी मॉडिफाई किया गया था, लेकिन 2/3 भाग इससे संबंध रखता है। यहां तक क्लियर है? तो हम इसी की बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम। अब इसकी कुछ विशेष बातों के बारे में देखेंगे, इसकी मुख्य विशेषताएं, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें देखेंगे। आज तो ये 5 चीजें हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने आता है संघीय व्यवस्था का प्रावधान। अब इसको समझे आप। मैंने पहले ही स्टार्टिंग इसका जो पृष्ठभूमि हमने तैयार की थी उसमें देखा था कि भारत में सर्वप्रथम संघात्मक शासन इसी अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया, संघात्मक सरकार इसी अधिनियम के द्वारा बनाई गई। तो हमारे सामने तो संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। आप संघीय व्यवस्था का प्रावधान कैसे करते हैं ये देख लीजिए इस अधिनियम के अंतर्गत। हमारे देश में 2 प्रकार का शासन था उस समय। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का शासन था। एक तो था ब्रिटिश, डायरेक्ट ब्रिटिश के अधीन, ठीक है ना, और एक था रियासत, रियासतों का शासन। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग। इस ब्रिटिश से मतलब ये हो गया कि इसमें सीधा सीधा अधिपत्य किसका था? ब्रिटिश सरकार का था, ठीक है ना। और इसमें क्या था? मिली जुली थी, मतलब इसमें ब्रिटिश सरकार के साथ साथ जो वहां के राजा हुआ करते थे उनका भी शासन था। तो इस अधिनियम के अंतर्गत ये तय किया गया कि अब ना तो ब्रिटिश वाला रहेगा ना ये रहेगा, इन दोनों को मिलाकर एक संघात्मक राज्य बनाया जाएगा। ठीक है, क्या बनाया जाएगा? संघात्मक राज्य बनाया जाएगा। और उसके अंतर्गत व्यक्तियों को क्या दिए जाएंगे? लोकतांत्रिक अधिकार देने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक ये बात समझ में आ गई कि संघीय व्यवस्था का प्रावधान कैसे कैसे हुआ। कहने का मतलब ये था कि अब जो शासन है वो एक जगह केंद्रित नहीं होकर क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, और उसमें जो प्रांत हैं या देशी रियासतें हैं या क्षेत्र विशेष है उनको अपने अपने क्षेत्र में एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति दी जाएगी। मीन्स अब कोई किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। मतलब ये हो गया कि संघात्मक शासन व्यवस्था बनाई जाएगी, शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। वो हम आगे जो पॉइंट आएंगे उनमें पढ़ेंगे, लेकिन हम इन 5 पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। पहले कौन सा क्या फर्स्ट पॉइंट है जो क्लियर हो ही गया होगा आपका। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो भी इससे रिलेटेड है, प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता इसका मतलब ये हो गया कि पहले प्रांतीय स्तर पर क्या नहीं थी? स्वतंत्रता नहीं थी। किनको? राज्यों को या प्रांतों को। इस अधिनियम के अंतर्गत इन प्रांतों को क्या दी गई? स्वतंत्रता दी गई। स्वतंत्रता दी गई, और इसकी स्वतंत्रता में वही स्वायत्तता होती है कि अपने आप क्या करें? डिसीजन ले, निर्णय ले। तो वो शुरू किया गया इस अधिनियम के अंतर्गत, और इसकी जो शुरुआत है वो की गई अप्रैल 1937 से। बातें तो इसमें लिखी गई, लेकिन इसकी जो प्रांतीय स्वायत्तता वाली बात है वो कब शुरू कर दी गई? 1937 में इसकी शुरुआत कर दी गई। क्लियर यहां तक? फिर है केंद्र में द्वैध शासन। ये हमने पीछे पढ़ा था, आपको याद हो तो 1919 के अधिनियम में कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था अपनाएगी। उसमें 2 चीजें हमने पढ़ी थी। एक तो हस्तांतरित विषयों के बारे में पढ़ा आपने,
हस्तांतरित विषयों के बारे में पढ़ा और एक आरक्षित विषयों के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, तो ये उसी की चीज है। हस्तांतरित और आरक्षित, और हमने इसकी इंडेक्स बना के भी देखी थी पीछे, आपको याद हो तो वही चीजें हैं इसमें, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रबंधन का कार्य कौन क्या करेगा। इसमें जो प्रबंधन का कार्य है वो तो किसके द्वारा किया जाएगा, याद है आपको, जीजी के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा और भारत सचिव के द्वारा, ये हमने पढ़ा। तो मतलब ये है खूबू चीजें ऐसे कैसे रख ली, हस्तांतरित विषयों का जो प्रांत स्तर पर काम करता है। ठीक है ना, ये इस प्रकार से केंद्र में द्वैध शासन बनाया गया और दो प्रकार के विषयों में इनको शक्तियों का विभाजन कर दिया। इसके बाद में हम अगला देखें, संरक्षण एवं आरक्षण। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय को देखते हुए ये जो चीजें लिखी हुई हैं बिल्कुल सटीक बैठती हैं। संरक्षण एवं आरक्षण, इसमें जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनको क्या की जाए, उनको सुरक्षा दी जाए तथा साथ में शासकीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था में उचित भागीदारी निश्चित की जाए। और लास्ट में है ब्रिटिश संसद की संप्रभुता। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो सर्वोच्च संस्था होगी, जिसके आदेश को सबको मानना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगी, ब्रिटिश संसद कहलाएगी। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों की जो ब्रिटिश संसद है उसकी संप्रभुता सर्वोच्च होगी, उसी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा यहाँ तक ही है। आगे जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। काफी लंबा है क्योंकि हमने इसके बारे में पीछे देखा कि 321 तो आर्टिकल्स बने हुए हैं, इसमें 10 अनुसूचियां हैं, परिशिष्ट 15 है, तो काफी लंबा चौड़ा है। तो इसको हम टाइम लगेगा थोड़ा सा, अगले वीडियो में लगभग हम इसको पूरा कर लेंगे। इसके हम सिर्फ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, हम इसके आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका विस्तारित वर्णन दिया भी नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आना भी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेरे पढ़ाया गया आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर लें, और अपने जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप कोई से भी हो, आप जो एजुकेशन संबंधित हो उनमें सबको क्या करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।